हेलो दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल सरदुनाने में पर स्वागत है। आज जो मैनवा मैं आपके लिए लाया हूँ, वो काफ़ी मज़ेदार और एक्शन भरा होने वाला है। यह मैनवा पूरी तरह से साई-फाई और सुपरनैचुरल चीज़ों से भरा हुआ है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। चैप्टर के शुरू में हमें दिखाया जाता है कि एक व्यक्ति को बहुत सारे रिपोर्टर्स ने चारों तरफ से घेर लिया है और उससे सवाल पर सवाल पूछे जा रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस व्यक्ति ने ऐसा किया गया है। असल में पूरे शहर में एक कहानी फैली होती है कि एक छोटे रैंक वाले व्यक्ति ने एक बड़े रैंक वाले व्यक्ति को अपने वश में कर लिया है। यह कम रैंक वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि हमारी इस मैनवा सीरीज का मेन कैरेक्टर किम ग्रियोक है। लेकिन ये सब कुछ एक गलत फहमी है। असल में किम के पास कोई एबिलिटी सी नहीं है। वो तो यहाँ बस किस्मत के साथ और थोड़ा झांसा देकर यहाँ पहुंचा है। हाँ दोस्तों, इन शॉर्ट कहूँ तो ये अभी बस एक कचरे का टुकड़ा है। और यहाँ तक कि इसे तो यह भी नहीं पता कि ये रिपोर्टर इससे आखिर पूछ क्या रहे हैं। अब ये सब कुछ हो जाने के कारण किम अपने मन में सोचता है कि अगर मेरे पास प्लान होता तो क्या चीजें फिर भी ऐसी ही रहती। क्या होगा अगर सबको पता चल गया कि मैं भी एक एफ रैंक का हंटर हूँ। सबसे पहले तो वे सभी एस रैंकर्स जिनको मेरे द्वारा वश कर लिया गया कहा जा रहा है, सबसे पहले तो वे मेरा सिर उड़ा देंगे। एक साथ एक गेट में प्रवेश करने के बाद एक टॉप रैंकर मेरा दुश्मन बन गया था। क्या वो सच में मुझे ऐसे जीने देगा? और यही नहीं, अंत में मुझे श्राप भी लग सकता है। यह तो एक बड़ी आपदा हो गई। यह सारा का सारा सीन पूरी दुनिया में लाइव टेलीकास्ट हो रहा था। किम के कुछ भी ना बोलने पर उनमें से एक रिपोर्टर बोलता है कि तो क्या इसका मतलब यह है कि आप अपने बढ़ते हुई रैंक में हेराफेरी करना स्वीकार कर रहे हैं? और अगर ऐसा है तो क्या आपको एसोसिएशन से कुछ कहना है? प्लीज जवाब दीजिए, हंटर किम गिरियोक। यह सब कुछ सुनने के बाद किम अपने मन में सोचता है कि किसी भी तरह से यह सब कुछ बर्बाद हो चुका है। चाहे कल के अखबार में कुछ भी लिखा हो, लेकिन लोगों को मुझे गलत समझना जारी रखने देना, यह इस हंटर की नौकरी से घसीटे जाने से लग नहीं है। तभी पीछे से एक रिपोर्टर बोलता है कि हंटर किम गुरियो कुछ तो बताइए। यह सुनकर किम गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैंने कहा कुछ भी नहीं कीड़ों। यह सुनकर सभी के सभी रिपोर्टर्स हैरान रह जाते हैं, लेकिन वो फिर से उससे वही प्रश्न बार बार पूछने लग पड़ते हैं। फिर किम सोचता है कि भले इन्हें पता चल जाए कि मैं एक शक्तिशाली प्राणी हूँ जो अपनी ताकत छुपा रहा है, या भले ही इन्हें ये पता चले कि मैं बेकार हूँ, मैं किसी भी तरह से इस सड़े हुए प्लेनेट पर लंबे समय तक नहीं रहूंगा। तभी एक रिपोर्टर बोलता है कि आखिर ये सब कुछ बिगड़ा कहाँ से? यह सुनकर किम अपने मन में सोचता है कि इसके बारे में शुरू से बात करें तो यह मेरा इस्तीफा था। एक बात है जिसे मुझे पहले स्पष्ट करने की आवश्यकता है। असल में मैं इस प्लेनेट का निवासी नहीं था। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये किम सोच के रहा है। असल में हमारी गैलेक्सी में काफी ज्यादा प्लैनेट्स हैं और उन प्लैनेट में से एक अल्फोरी नाम का प्लैनेट भी है। यह एक अत्यधिक विकसित जादुई सभ्यता वाला ग्रह है और इसी ग्रह में एक हरे रंग का 3 आंखों वाला एलियन भी रहता है। यह अपने प्लेनेट में सबसे मजबूत जादूगर था, लेकिन एक दिन अचानक इसके मन में एक ख्याल आता है। वो ख्याल यह था कि मुझे इस बेकार नौकरी को छोड़ना है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उसकी नौकरी को समाज सेवा के रूप में माना जाता है। इसलिए भले ही वे खुद को मौत के घाट क्यों न उतार दें, उसे इसका कुछ भी नहीं मिलेगा। और यही नहीं, उसे बिना छुट्टी के पूरे साल में 640 दिन काम करना पड़ता था। इसके अलावा टेक्नोलॉजी में प्रगति के साथ नींद और भोजन की तो आवश्यकता ही नहीं पड़ रही थी और ओवरटाइम जीवन का एक स्पष्ट हिस्सा ही बन गया था। इन सभी के कारण ये एलियन एकदम से परेशान हो गया था और वो अपनी नौकरी छोड़ना चाहता था। लेकिन समस्या यह थी कि वो अपनी नौकरी को छोड़े कैसे, क्योंकि वो अपनी दुनिया का सबसे मजबूत जादूगर था। तो वो ऐसी नौकरी नहीं थी जिसे वो आसानी से छोड़ सकता था। और यहाँ तक कि उसके प्लानट के लोगों ने ऊंचे पद वाले व्यक्तियों को अपने कर्तव्यों को छोड़ने से रोकने के लिए प्रतिबंध भी लगाए थे। उदाहरण के तौर पर अगर वो टेलीपोर्टेशन जादू का उपयोग करने की कोशिश करेगा तो उसके दिमाग में एक जोरदार बिजली का झटका लगेगा। भले ही वो अपनी नौकरी से भागने में कामयाब भी रहता, लेकिन उसके लिए छिपने के लिए उसके प्लेनेट में कोई भी जगह नहीं थी, क्योंकि पूरा का पूरा प्लेनेट पहले ही से ही शासकों की हथेली में था। यहाँ तक कि वो यह भी सोच लेता है कि कैसा रहेगा अगर मैं अपने वरिष्ठ को मार डालूं, लेकिन यह उसके लिए नामुमकिन था, क्योंकि उस पर एक ऐसी रिस्ट्रिक्शन लगी थी जिसके कारण वो एक ही ग्रह से किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। और इस दायरे में वे अपने आप भी शामिल है। इसका मतलब कि वो आत्महत्या भी नहीं कर सकता। एक दिन जब वो सोच रहा था कि कैसे इस्तीफा दिया जाए, तभी उसके दिमाग में एक विचार आता है। बाधाएं तो सिर्फ मेरे शरीर पर लगी हैं, आत्मा पर नहीं। आत्मा को सीमित करने के लिए अभी भी कोई भी जादू की तकनीक नहीं है। इसका मतलब है कि आत्मा बिना किसी मुश्किल से बच सकती है। और इसी के साथ वो आत्मा पर जादू करना सीखने शुरू कर देता है। और उस आइडिया के कम से कम 10 साल बाद, अनगिनत ट्रेनिंग्स और एरर्स के बाद, उसने आखिरकार एकमात्र जादू पूरा कर ही लिया। और वो जादू कोई और नहीं बल्कि वो जादू था आत्मा को मैनिपुलेट करना। आत्मा को अलग करके वो एक ऐसे दूर ग्रह पर रह सकता था जहाँ कोई भी उसका पीछे नहीं कर पाता।
और यही नहीं, ये आइडिया आखिर में काम कर जाता है और वो अपने प्लेनेट से बचने में आखिरकार कामयाब हो जाता है। और इसी के साथ वो किसी और प्लेनेट में नहीं बल्कि धरती पर जन्म लेता है। दूसरे शब्दों में कहूँ तो ऐतिहासिक रूप से यह किसी दूसरे के शरीर पर पहला अधिकार या पूर्ण जन्म था। और जिस शरीर का वो अधिकार लेता है वो किसी और का नहीं बल्कि एफ रैंक हंटर किम ग्रियोक का होता है। वो उसके हाथ को देखकर बोलता है कि यह चीज क्या है। सौभाग्य से ऐसा लगता है कि इस शरीर को आत्मा ने थोड़े समय पहले ही छोड़ा था। वैसे ऐसा लगता है कि यह काम कर रहा है। हे, पुनर्जन्म कुछ भी नहीं है यदि आप मेरे साथ हैं। फिर वो उसके शरीर से बोलने की कोशिश करता है और सोचता है कि यहाँ तक कि इसकी भाषा का बदलना भी नॉर्मल लग रहा है और ना ही ऐसा लगता है कि शरीर को हिलाने में कोई समस्या है। लेकिन आखिर इसके दिमाग में इतना ही क्यों है? मेरे प्लान के अनुसार मुझे इसकी पूरी यादें विरासत में मिल जानी चाहिए थी। यहाँ तक कि आत्मा के बदलने का इसके परिवार वालों को भी पता नहीं चलता। लेकिन क्यों, आखिर क्यों मुझे इस शरीर का कुछ भी याद नहीं आ रहा है? इसकी पूरी की पूरी यादें छोटे छोटे टुकड़ों की तरह बिखरी हुई हैं। लेकिन तभी एकदम से किम को पेट में बहुत ज्यादा जोर से दर्द होने लग पड़ता है। इस पर किम बोलता है कि यह क्या, एकदम से मेरे पेट में चुभन जैसा दर्द क्यों हो रहा है? तब तेरी की, कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया? लेकिन तभी उसे इस शरीर की थोड़ी सी यादें याद आती हैं और वो कहता है कि दत्त तेरी की, यह शरीर तो भूखा मर गया था। मैंने जादू का इस्तेमाल करने से पहले कुछ शर्तें बनाई थी। रूल नंबर 1, प्लेनेट पर सबसे ज्यादा जादू शक्ति वाले प्राणी के रूप में पुनर्जन्म लेना है। और यदि यह स्थिति पूरी हो जाती है तो स्वाभाविक रूप से सबसे ज्यादा बुद्धि वाली प्रजाति का अनुसरण किया जाएगा। लेकिन जो चीज मैंने देखी कर दी थी वो यह थी कि मैंने शरीर की स्थिति पर विचार नहीं किया था। मैंने सोचा था कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा भले ही शरीर एक सेल वाला जीव ही क्यों ना हो। लेकिन चलो भी, ये तो कुछ ज्यादा ही है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने मेरे पेट में एसिड डाल दिया हो। और यही नहीं, जादू भी पुनर्जन्म के ठीक बाद काम नहीं कर रहा है। मुझे लगता है कि मुझे इस प्लेनेट के जादू को अडेप्ट करने के लिए थोड़ा समय चाहिए और इस दर्द को रोकने के लिए सबसे पहले मुझे पेट में कुछ डालना होगा। तभी उसे सामने रोशनी दिखाई देती है। रोशनी को देखकर वो मन में सोचता है कि हमारा घर ज्यादातर तरल से ढका हुआ था क्योंकि वहां तारों की रोशनी नहीं पहुंचती थी, जिससे वो एक अंधेरी और नीली जगह बन गई थी। लेकिन ये जिस जगह मैं आया हूँ ये तो बिल्कुल ही अलग है। उज्जवल, गर्म, हल्का और शुष्क वातावरण और मेरे पैरों के नीचे की सख्त जमीन। अरे यार, ये समय ये सब कुछ सोचने का नहीं है। सबसे पहले मुझे कुछ खाने के लिए ढूंढना होगा। लेकिन ना जाने मैं कितना भी ढूंढूं, ये कैसे हो सकता है कि यहाँ कुछ खाने को ही नहीं है? ये बकवास है। आखिर ये किस तरह का प्लेनेट है? अगर ऐसे रहा तो मैं फिर से भूख से मर जाऊंगा। तभी उसे जमीन पर एक कोकरोच चलता हुआ दिखता है और वो उसे खाने वाला ही होता है। लेकिन तभी उसे सामने से एक लड़का दिखता है जो कि जूस पी रहा होता है। बच्चे को देखकर किम सोचता है कि एक बच्चा नहीं, शायद यह एक युवा है। लेकिन ये बात छोड़ो, इसके मुंह में क्या है? अरे हाँ, ये पक्का खाना होगा और ऐसा लगता है कि ये काफी ज्यादा स्वादिष्ट है। लेकिन क्या मुझे इसे चुराना चाहिए या नहीं? फिर किम उस बच्चे का पीछा करने लग पड़ता है। लेकिन तभी वो बच्चा उसे देख लेता है। उसकी शक्ल को देखकर डर जाता है और वहां से भागने लग पड़ता है। उस बच्चे को भागते को देखकर वो सोचता है कि अरे यार, ये तो भाग गया, अब मैं क्या करूं? लेकिन तभी उसकी नजर साइड में फूलों पर पड़ती है। उस फूल को देखकर वो कहता है कि ये खाने योग्य नहीं लग रहा है, लेकिन ये किसी और के खाने को चुरा कर खाने से काफी ज्यादा बेहतर है। ऐसा कहकर वो उस फूल को खाने वाला होता है। लेकिन तभी उसे एकदम से एक चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। उस आवाज को सुनकर वो उस फूल को वहीं फेंक देता है और कहता है कि यह आवाज तो उस बच्चे की लग रही थी। मुझे वहां जाकर देखना होगा आखिर वो क्यों चिल्लाया। वो बच्चा इसलिए चिल्लाया था क्योंकि उसके सामने एक बहुत ही बड़ा पंछी वाला राक्षस आ गया था। उस पंछी को देखकर वो बच्चा काफी ज्यादा डर जाता है। लेकिन तभी वो पंछी उसकी ओर देखता है और उसके पीछे भागने लग पड़ता है। फिर वो पंछी अपना मुंह खोलकर उस पर हमला करता है और उसके बैग को पकड़ लेता है। वो उस बच्चे को उठाकर खाने ही वाला होता है। लेकिन तभी उसका बैग खुल जाता है और वो जमीन पर नीचे गिर जाता है। फिर वो राक्षस फिर से उस बच्चे पर हमला करता है। लेकिन वो बच्चा उसके हमले से बचकर वहां से भागने लग पड़ता है। वो बच्चा भागते भागते सीधा किम के पास आ जाता है। उस राक्षस को देखकर किम सोचता है कि ये तो एक पंछी है, लेकिन यह तो एक घर के बराबर है। बस सड़क पर चलते हुए ही कुछ इस तरह की चीज से टकरा जाना, आखिर ये किस तरह का प्लेनेट है? यह तो सचमुच एक दुखी प्लेनेट है। लेकिन एक मिनट, रुको रुको, शायद यह तो अच्छी बात है। इस शरीर में निश्चित रूप से इसकी यादें हैं। मैं पक्षी खा सकता हूँ। आखिरकार एक ऐसा जंगली जानवर जो शिकार बनने लायक है और सबसे शक्तिशाली महाजादूगर के रूप में मैं इस राक्षस को सिर्फ एक खांसी से मार सकता हूँ। एक बार जब मैं यहाँ के जादू को अपना लूंगा तो इस छोटे ग्रह पर कब्जा करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। तभी उसके शरीर के साथ कुछ होने लग पड़ता है, जिसे देखकर वो सोचता है कि यह तो जादुई शक्ति है और यह तो बहुत ही ज्यादा मजबूत है। यह एहसास मेरे शरीर के हर क्षण में फैल रहा है। यह निश्चित है कि यह पृथ्वी का जादू ही है।
लेकिन क्या ये कुछ ज़्यादा नहीं है? हाँ, ये तो बहुत ज़्यादा है। अगर बाकी सभी प्लैनेट्स एक छोटी बाल्टी की तरह हैं, तो यहाँ तो यह स्विमिंग पूल में गोता लगाने जैसा है। आश्चर्य है, ऐसी स्वर्ण भूमि कैसे असली जिंदगी में आ सकती है? यह तो मेरे लिए एक जैकपॉट है। इतना अधिक जादू होने के कारण ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं नहीं कर सकता हूँ। लेकिन तभी वो बच्चा सामने से भागते भागते आ जाता है और किम से मदद मांगता है। यह देखकर किम सोचता है कि अरे बच्चे, तुम्हें इस एलियन से ही मदद क्यों मांगनी पड़ी? क्या होता अगर यह एलियन मेरे जैसा महान जादूगर ना होता? फिर किम उस बच्चे से बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा बच्चे, लेकिन एक शर्त है, जो तुम्हारे हाथ में है उसे मुझे दे दो। यह सुनकर वो बच्चा चौंक जाता है, लेकिन तभी उसके पीछे से वो राक्षस आ जाता है और वो डर के मारे कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें ये दे दूंगा, बस मुझे इससे बचा लो। बच्चे को इस तरह भागकर वो सोचता है कि शिकारी की ओर पीट करके भागना। फिर वे बच्चे को बोलता है कि ठीक है बच्चे, अब पीछे ही रहना। फिर क्यों अपने मन में सोचता है, प्रथम जादूगर विभाग के रूप में जो एक ग्रह की रक्षा के लिए जिम्मेदार है, मैं एक इशारे से ही उसकी हड्डियों को उसके मांस से अलग कर सकता हूँ। ऐसा कहकर वो अपनी शक्ति का इस्तेमाल करता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता। ये देखकर किम सोचता है कि यह क्या हुआ, क्या मैं इस नए माहौल की वजह से कहीं तनाव में तो नहीं आ गया? मुझे विश्वास नहीं हो रहा मैं इस दौर से गुजर रहा हूँ। चलो एक विस्फोट मंत्र का प्रयास करते हैं, लेकिन उसकी वो शक्ति भी काम नहीं करती। फिर वे पानी के जादू का इस्तेमाल करता है, लेकिन वो भी काम नहीं करता। और उसके बाद वह छाया के शक्ति का इस्तेमाल भी करता है, लेकिन वो भी काम नहीं करती। ये सब कुछ देखकर किम डर के मारे सोचता है कि अगर ये हो क्या रहा है, मेरा जादू काम क्यों नहीं कर रहा? इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि इस शरीर का मालिक भूख से मर गया था। सब कुछ धुंधला हो रहा है। फिर वो वहां से जान बचाकर भाग जाता है। इसी तरह दौड़ते दौड़ते वो बिल्कुल सड़क के बीच पहुंच जाता है और तभी एक गाड़ी से टकराने से बच जाता है। गाड़ी वाला उसे गुस्सा करके बोलता है कि क्या तुम पागल हो, क्या तुम मरना चाहते हो? किम सोचता है कि अगर ये ऐसे ही मेरा पीछा करता रहा तो मुझे किसी और दिशा में जाना होगा। वो राक्षस अपने रास्ते में चल रही सभी गाड़ियों पर चढ़ जाता है और फिर से किम का पीछा करने लग पड़ता है। यह देखकर किम सोचता है कि मैं इस वक्त सड़क के बिल्कुल बीच में हूँ, लेकिन यह पंछी अभी भी सिर्फ मेरा ही पीछा क्यों कर रहा है? मैंने कुछ खाया भी नहीं है, मुझे कमजोरी महसूस हो रही है। ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। चलो फिर से दिशा चेंज करता हूँ। एकदम दिशा बदलने के कारण वो राक्षस पंछी एकदम से आगे आ रही बस से टकरा जाता है। फिर वो पंछी ऊपर की ओर उड़ जाता है। उस पंछी को इस तरह उड़ते हुए देखकर किम काफी ज्यादा डर जाता है और सोचता है कि अगर ऐसा ही रहा तो ये पंछी जल्दी मुझे अपना खाना बना लेगा। लेकिन तभी भागते भागते किम के घुटने में दर्द होने लग पड़ता है। ये देखकर किम सोचता है कि धत तेरी की, कहीं शरीर में कोई बीमारी तो नहीं? वो यह सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी वो पंछी बड़ी तेजी से उस पर हमला कर देता है। लेकिन जैसे वो पंछी उस पर हमला करने वाला होता है, उसके घुटने में दर्द के होने के कारण वो नीचे गिर जाता है और वो पंछी उससे बिना छुए उसके ऊपर से निकल जाता है। और वो इतनी ज्यादा स्पीड में होता है कि वो अपने शरीर को कंट्रोल ही नहीं कर पाता और सीधा दीवार से टकरा जाता है। ये सब कुछ देखकर किम एकदम से चौंक जाता है और सोचता है कि ये क्या, ये आखिर हुआ क्या? कहीं ऐसा तो नहीं कि यह पंछी अपने आप दीवार से टकरा गया हो? क्या यह पंछी दिमाग से पैदल तो नहीं है? यह सोचना कि यहाँ एक ऐसा खतरनाक पंछी है जो कि इतने खतरनाक एंगल्स पर उड़ता है, वो दीवार से टकरा कर मर गया। मैं इन पृथ्वी के विद्वानों से पूछना चाहता हूँ कि आखिर इतना मूर्ख प्राणी उत्पन्न कैसे हुआ? अरे यार, ये सब वो छोड़ो, इसके लिए मेरे पास में नहीं है। ये पक्का एक खाने योग्य पक्षी होगा, है ना? वो उस पंछी को खाने वाला होता है, लेकिन तभी उसके पीछे से एक आवाज आती है। वो पीछे घूम के देखता है और उसके पीछे एक लड़की खड़ी हुई होती है। असल में इस लड़की को उस बच्चे ने बताया होता है कि उसकी जगह एक अंकल फंस गया है। किम को बचाने के लिए वो पुलिस वाला और वो लड़की रास्ते में आ रहे होते हैं। तभी वो लड़की मन में सोचती है कि शुरुआती हथियारा एक ऐसा पक्षी जो कि रेतीले रेगिस्तान में रहता है। यह एक ई रैंक वाला राक्षस है जिसे आग वाले हथियारों के साथ अपने वश में किया जा सकता है। हालांकि एक पॉइंट में एकदम से इसकी रैंक सी रैंक तक बढ़ गई, क्योंकि इसकी स्पीड मिसाइलों के बराबर है। सी रैंक के नीचे हंटर्स को तो ये उन्हें बिना देखे ही मार डालेगा। इससे पहले कि कोई दुर्घटना घटे, मुझे वहां जाकर उसे बचाना होगा। लेकिन तभी वो लड़की वहां पहुंच जाती है और वो देखती है कि वो पंछी मर चुका है और उसके साथ एक आदमी खड़ा है। यह देखकर उस लड़की के होश उड़ जाते हैं और वो सोचती है कि ये क्या, कि इस राक्षस को इस आदमी ने अकेले मारा? तभी वो पुलिस वाला भी वहां आ जाता है और कहता है कि क्या हुआ हंटर सियोन वो यून? फिर हमें ये भी पता चल जाता है कि ये लड़की भी एक हंटर है। फिर वो बच्चा किम से बोलता है कि अंकल देखो, मैंने एक पुलिस ऑफिसर को ढूंढ लिया है। पुलिस ऑफिसर किम से बोलता है कि अरे बाप रे, आपकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद। हमें रिपोर्ट मिली थी कि एक राक्षस बाहर आ गया है, इसलिए हम यहाँ दौड़कर आ गए। सौभाग्यवश हमें पता चला कि एक हंटर हमारे पास में ही है।
हंटर शब्द सुनते ही किम सोचता है कि हंटर, एक मिनट, ये क्या चीज है? मुझे तो इसके बारे में कुछ भी याद नहीं आ रहा। फिर वो पुलिस ऑफिसर किम को धन्यवाद कहता है, लेकिन वो लड़की सोच रही होती है कि इसने इसे इतनी जल्दी कैसे पकड़ लिया। शुरुआती हथियारे की रहने की जगह एक रेत का ढेर है जहाँ आपके पैर धंस जाते हैं। तो ये एक ऐसा राक्षस है जिसे गेट के अंदर की अपेक्षा से बाहर ज्यादा आसानी से पकड़ा जा सकता है। बाहर के ठोस इलाके में अगर हम इसके एंगल्स का पता लगा लें तो हम इसे बिना हाथ लगाए भी मार सकते हैं। लेकिन यह तभी संभव है अगर आपकी आंखों में इतनी ज्यादा शक्ति होगी आप इसकी गतिविधियों को देख सकें। अगर सच में ऐसा हुआ है तो इसका मतलब कि यह आदमी कम से कम सी रैंक का हंटर जरूर है। तभी किम उस बच्चे पर उंगली करता है और कहता है कि तुम कहीं हमारा वादा तो नहीं भूल गए। फिर वह बच्चा अपना जूस किम को पकड़ा देता है और किम बड़े आनंद से उसका मजा लेता है। उसका स्वाद चखकर किम बोलता है कि यह तो बहुत ही मजेदार है। ये देखकर वो लड़की हैरान रह जाती है और सोचती है कि क्या इसने सच में इस बच्चे का खाना ले लिया। फिर वो लड़की किम से बोलती है, हेलो, मैं हंटर एसोसिएशन से हूँ। मेरा नाम सियोन वू योन है। आपने इस राक्षस को बिना खरोच के संभाल लिया। मैंने आपको बचाना नहीं। क्या आप खुले घूमने वाले हंटर हैं? क्या आप मुझे अपनी हंटर आईडी दे सकते हैं? मुझे हंटर एसोसिएशन में इसके बारे में रिपोर्ट करनी है। ये सुनकर किम सोचता है कि हंटर आईडी वो क्या होती है। चलो छोड़ो, अभी के लिए कुछ बना देता हूँ। फिर किम उस लड़की से बोलता है कि मुझे माफ कीजिएगा, मेरे पास अभी मेरी हंटर आईडी नहीं है। शियोन बोलती है, ओ ऐसा है, फिर मैं आपका हंटर एसोसिएशन रजिस्ट्री में पता ढूंढ लूंगी। अच्छा वैसे आपका नाम क्या है? यह सुनकर किम सोचता है कि अरे यार ये तो बहुत बुरा हुआ, मुझे तो इस शरीर का नाम भी नहीं पता। किम के कुछ भी ना बोलने पर सियोन चौंक जाती है और कहती है कि आपने कम से कम एक हंटर रूम में रजिस्ट्रेशन तो कराई ही होगी। और आपकी अवेकनिंग टेस्ट का क्या? अब मुझे ये मत बोलना कि आपने अपनी अवेकन एबिलिटीज का मुख्य रोड में बिना रजिस्ट्रेशन के इस्तेमाल कर लिया है। अब जानते हो ना ये गैर कानूनी है। यह सुनकर किम सोचता है कि मुझे पूरी तरह से समझ नहीं आ रहा कि ये किस बारे में बात कर रही है। लेकिन क्या मेरा सच में इतना बुरा हाल है? फिर किम सियोन से बोलता है कि अरे नहीं नहीं, बिल्कुल मैंने रजिस्टर किया है। असल में मैं अपनी हंटर आईडी घर में भूल आया हूँ। अगर तुम यहाँ मेरा इंतजार करोगी तो मैं इसे अभी ले आऊंगा। ऐसा कहकर किम वहां से चला जाता है और जाते जाते मन में सोचता है कि मैं इस सड़क पर कभी भी दोबारा नहीं आऊंगा। फिर थोड़ी देर के बाद किम अपनी यादों का इस्तेमाल करके अपने घर पहुंच जाता है और वहां जाकर अपनी आईडी ढूंढ लेता है। अपनी आईडी से नाम पढ़कर वो कहता है कि किम किरियो, तो अच्छा यह मेरा नया नाम है। लेकिन यहाँ तो हंटर आईडी का एक नामो निशान भी नहीं है। तो इसका मतलब यह शरीर सच में हंटर रजिस्ट्रेशन से नहीं गुजरा है। और ये सब क्या है? आखिर यह यहाँ इतना ज्यादा क्यों है? ऐसा कहकर वो उन सिगरेट को उठा लेता है और तभी उसके दिमाग में वो पुरानी यादें याद आ जाती हैं। किम बोलता है, अब मुझे याद आया, यह तो सिगरेट्स हैं। इस शरीर का मालिक बहुत ज्यादा धूम्रपान करता था। धत तेरी की, यह आदमी तो कुछ ज्यादा ही धूम्रपान करता था। जादूगर जादू करने के लिए अपने शरीर के बीच घूम रहे आंतरिक जादू को प्रकृति में मौजूद बाहरी जादू के साथ जोड़ते हैं। और आंतरिक जादू और बाहरी जादू को एक साथ जोड़ने के लिए जिस अंग का प्रयोग होता है वो पता क्या है? वो अंग रेस्पिरेटरी सिस्टम है, विशेष रूप से फेफड़े। तो इसी कारण मैं जादू का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। आखिर ऐसी क्या बात हुई होगी कि इसने अपने फेफड़े बर्बाद कर लिए? मेरे प्लेनेट अल्फोरी में जहाँ अधिकांश आबादी जादू का प्रयोग करती है यह अकल्पनीय है। मैंने सोचा था कि वे सभी अदीम हैं, लेकिन मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि इतने पागल लोग भी होते हैं। हाँ, अब शांत हो जाओ। जो होना था वो हो गया, अब इसके बारे में मैं कुछ कर भी नहीं सकता। यह मेरी ही गलती है। मैं अपने जादू के प्रभाव में इतना अंधा हो गया था कि मुझे इस दोषपूर्ण शरीर का पता ही नहीं चला। लेकिन शरीर को ठीक करने का कोई रास्ते अवश्य होगा। अब मैं क्योंकि वहां से भाग निकला हूँ, मैं ऐसी बात पर हार नहीं मान सकता। मैं अब अपना बाकी का जीवन इस नई जगह पर बिताऊंगा और मैं निश्चित रूप से खुशी से जीऊंगा। थोड़ी देर के बाद अगले स्टेशन में हमें उसे एक पुलिस स्टेशन में दिखाया जाता है। असल में उसे खाना खाकर बिना पैसे दिए ही भाग जाने के रूप में यहाँ लाया गया था। फिर किम वहां बैठकर सोचता है कि क्या मैंने दूसरे प्लेनेट के जीवन को बहुत कम आंका है। ये सोचना कि पृथ्वी पर कुछ घंटों के आने के बाद ही मुझे उठा लिया जाएगा। असल में दोस्तों हुआ यह होता है कि उस लड़की सियोन की इन्वेस्टिगेशन के 10 मिनट बाद किम को बहुत ज्यादा भूख लगी होती है। वो खाने के लिए इधर उधर भटक रहा होता है, लेकिन तभी उसके रास्ते में एक बहुत ही अच्छी स्मेल आती है। तभी वो सामने देखता है कि उसके सामने एक बहुत ही बड़ा रेस्टोरेंट है। फिर वो उस रेस्टोरेंट में जाकर मीट का सूप पीने लग पड़ता है। वो सूप उसे इतना स्वादिष्ट लगता है कि वो रुकता ही नहीं और एक के बाद एक सूप पीता ही जाता है। लेकिन क्योंकि किम के शरीर के अंदर एलियन को पैसों के बारे में नहीं पता था, इसलिए वो बिना पैसे दिए ही वहां से भाग आता है। पुलिस ऑफिसर उसे कुछ बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी वहां वो पुलिस ऑफिसर आ जाता है जो कि उसे इन्वेस्टिगेशन के टाइम मिला था।
फिर वो किम को वहां से छुड़ा लेता है और कहता है कि अब के बाद ऐसा मत करना। किम बोलता है, ठीक है, मैं पक्का आज के बाद ऐसा नहीं करूंगा। क्या मैं जा सकता हूँ? लेकिन तभी वो पुलिस ऑफिसर अपनी जेब से कुछ निकालता है और किम से कहता है कि थोड़ी देर पहले की गई इन्वेस्टिगेशन से हमें पता चला कि तुम एसोसिएशन के द्वारा रजिस्टर हंटर नहीं हो। तुम अभी अवेकन हुए हो ना। ये लो, अवेकनिंग परीक्षा केंद्र में जाने की कोशिश करो। और हाँ, चिंता मत करो, इस परीक्षा में कोई पैसा नहीं लगता। फिर किम उससे वो ले लेता है और वहां से चला जाता है। चलते चलते वो सोचता है कि ये सभी आखिर बार बार क्या इस अवेकनिंग चीज के बारे में बात कर रहे हैं। ये सभी के सभी मुझे इसी बारे में बोल रहे हैं। क्या इस मुझे सच में वहां जाना चाहिए? फिर थोड़ी देर के बाद वो अवेकनिंग परीक्षा केंद्र में पहुंच जाता है। वहां पहुंचते ही उसके मन में ख्याल आता है और वो बोलता है कि एक मिनट, क्या किम किरियो यहाँ पहले आ चुका है ना? और ये क्या एफ रैंक? अब मुझे सब कुछ याद आ गया। ये किम किरियो एक एफ रैंक का हंटर था। लेकिन तभी उसे पीछे से आवाज आती है कि हेलो, हम फिर से मिल गए। ये कोई और नहीं बल्कि वही लड़की सियोन होती है। सियोन किम से पूछती है कि तुम्हें एसोसिएशन में क्या चीज ले आई, क्योंकि अब तुम यहाँ आ गए हो। क्या मैं तुम्हारी हंटर आईडी देख सकती हूँ? ये सुनकर किम सोचता है कि अरे नहीं, मैंने तो इसे हंटर आईडी लाने के बारे में झूठ बोला था। लेकिन सौभाग्यवश अब मेरे पास थोड़ी सी यादें वापस आ गई हैं, इसलिए मैं यकीन से कह सकता हूँ। फिर किम सियोन से बोलता है कि मुझे पहले की बात के लिए माफ करना, मैंने घबराहट में ऐसा कहा था। लेकिन असली बात यह है कि मेरे पास हंटर लाइसेंस ही नहीं है। सियोन बोलती है, मैं सोच ही रही थी कि तुम वापस क्यों नहीं आए। तभी किम बोलता है कि लेकिन मैं एक अवेकन के रूप में रजिस्टर हूँ। मैंने कार्ड के लिए इसलिए आवेदन नहीं किया क्योंकि मैं अपने परीक्षा परिणामों से निराश था। जैसा कि तुम देख सकती हो, मैं एक एफ रैंक का हंटर हूँ। यह सुनकर सियोन एकदम से चौंक जाती है और कहती है, तुम एफ रैंक के हो? तो फिर तुमने उस शुरुआती हथियारे को कैसे पकड़ लिया? किम बोलता है, शुद्ध भाग्य से वो मोर पंछी अपने आप ही दीवार से टकरा गया। यह सुनकर सियोन के पास बोलने के लिए कुछ शब्द नहीं होते। फिर वो सोचती है कि एक नौसिखिया हथियारा जो कि भारी वातावरण के साथ तालमेल बिठाने में असफल हो जाता है और दुर्घटनावश खुद को ही मार डालता है। इस पर असली मामले हैं और यह नामुमकिन नहीं है। लेकिन उस समय जिस व्यक्ति को मैंने देखा था, उनके चेहरे पर एक ऐसा शांत भाव था, जैसे कि मानो उन्होंने सी रैंक के सैकड़ों जानवरों को मार दिया हो, वो भी बिना किसी डर के। ये अपने रैंक को छुपाने की कोशिश क्यों कर रहा है? ज्यादातर लोग जो कि अपनी वेकनिंग लेवल को छिपाते हैं, वो अधिकांश खतरनाक लोग होते हैं जो कि गलत गतिविधियों में शामिल होते हैं। क्या इसका मतलब ये व्यक्ति भी तो नहीं? तभी सियोन घबराकर बोलती है कि ओह अच्छा, ऐसा है, मैं समझ गई। आप भाग्यशाली थे। शुरुआती हत्यारे अपनी कम बुद्धि के लिए जाने जाते हैं। सियोन के चेहरे को इस तरह देखते हुए किम सोचता है कि अरे हाँ, पृथ्वीवासी अपने चेहरों का इस्तेमाल करते हैं ताकि वे अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकें। मुझे भी ज्यादा फ्रेंडली दिखने के लिए इस तरह के एक्सप्रेशन सीखने होंगे। चलो इसे ट्राई देते हैं। हाँ, यह ठीक रहेगा। फिर किम बहुत ही भयानक और गंदी स्माइल लेता है और कहता है कि मैं सच में बहुत भाग्यशाली था। यह देखकर सियोन एकदम से घबरा जाती है। सोचती है कि मुझे सही सलामत यहाँ से जल्द निकलना होगा। फिर सियोन अपनी जेब से कुछ निकालकर बोलती है कि अरे हाँ, मैं आपको यह देना भी भूल गई थी। अच्छा, वैसे आपका नाम क्या है? किम बोलता है कि मेरा नाम किंग क्रियो है। फिर सियोन कहती है कि हाँ मिस्टर क्रियो जी, प्लीज इसे लीजिए। ऐसा कहकर उसे एक 50,000 का नोट पकड़ा देती है। यह देखकर किम अंदर ही अंदर खुश हो जाता है कि यह एकदम से मुझे ग्रीटिंग के लिए पैसे दे रही है। आखिर ऐसा रिवाज पूरे ब्रह्मांड में है कहाँ? फिर किम सियोन से पूछता है कि तुम मुझे यह क्यों दे रही हो? सियोन बोलती है कि आपने शुरुआती हथियारे की लाश को पीछे ही छोड़ दिया था। मुझे उसे बेचना पड़ा और ये आपके हिस्से के पैसे हैं। पैसे को देखकर किम सोचता है कि आज सुबह पड़े जाने के पहले जो खाना मैंने खाया था, उसकी कीमत 8,000 वोन प्रति सर्विंग थी। तो फिर क्या मुझे बस इस कागज के टुकड़े के साथ 6 कटोरियां सूप की मिल सकती हैं? फिर किम सियोन से बोलता है कि मैं विश्वास नहीं कर सकता कि वो पंछी इतना मूल्यवान है कि उसके पंख महंगे हैं। सियोन बोलती है, नहीं, शुरुआती हथियारों के शरीर नरम होते हैं, इसलिए वे इतने मूल्यवान नहीं होते। आप भाग्यशाली थे क्योंकि उसके शरीर में एक जादुई पत्थर था। सी रैंक के जादुई पत्थर कम से कम 2 मिलियन वोन तक जाते हैं। ये सुनकर किम हैरान रह जाता है और कहता है कि एक मिनट, 2 मिलियन वोन? लेकिन मेरा शेयर तो मुझे सिर्फ 50,000 वोन ही मिला। सियोन बोलती है, हाँ, उसके बारे में आपने उस राक्षस को पकड़ने के समय जो भी तोड़फोड़ की थी, उन सभी का पैसा मैंने अपने नाम से दिया है। अगर कोई व्यक्ति वहां से भागने जाता तो हम कानूनी रूप से हंटर प्रतिरक्षा प्राप्त कर सकते थे। किम बोलता है, मुझे माफ कर देना। फिर सियोन बोलती है कि कोई नहीं, आपकी दोपहर शुभ हो। ऐसा कहकर वे वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद किम उन पैसों के बारे में सोचता है और मन में बोलता है कि मेरे घर में वो पंछी एक कीड़े के समान है। एक पंछी की गर्दन बनवाने के लिए 2 मिलियन वोन, इससे तो मैं सूप की 75 कटोरियां पी सकता हूँ। यहाँ जीने के लिए पैसे की जरूरत है और मैं यहाँ इस पृथ्वी पर एक खुशहाल जिंदगी जीने आया हूँ।
इसका मतलब एक अच्छे जीवन जीने के लिए मुझे और ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है और इसके लिए मुझे हंटर बनना होगा। ईमानदारी से कहूँ तो आज दोपहर के भोजन तक मेरा जीवन खतरे में लग रहा था। इस शरीर का मालिक इतना गरीब है कि एक सूप की कटोरी खरीदने में ही इसकी सारी सेविंग्स खत्म हो जाएं। लेकिन अब यह अलग है। अब मैं जानता हूँ कि एक हंटर बनने से मैं पैसा कमा सकता हूँ। अब मैं जादू का इस्तेमाल करके शिकार करूंगा और अपना जीवन चलाऊंगा। हालांकि मेरा जादू अभी काम नहीं कर रहा है। मुझे बहुत सारे राक्षसों को मारने की आवश्यकता होगी। लेकिन तभी उसके पास खड़ा ये लड़का बोलता है कि अरे वो देखो, एक गेट खुल रहा है। फिर थोड़ी देर में बहुत सारे लोग उस गेट के आसपास इकट्ठे हो जाते हैं। दोस्तों, असल में गेट शिकार के मैदान है जहाँ पृथ्वी के शिकारी काम करते हैं। गेटों को उनकी जादुई शक्ति के हिसाब से अलग अलग किया गया है। जितने ज्यादा इसकी रैंक बढ़ती जाएगी उतने ज्यादा इसके अंदर के राक्षस खतरनाक बनते जाएंगे। किम उस गेट के पास एक असामान्य माना पैटर्न महसूस करता है और सोचता है कि इन्होंने अभी कहा कि इसके अंदर राक्षस रहते हैं। मुझे इसके बारे में जांच करनी होगी। लेकिन इतनी ज्यादा भीड़ के कारण इसके अंदर जाना थोड़ा मुश्किल है कि इसके आसपास कोई और गेट भी हैं। लेकिन तभी किम को एक और माना पैटर्न महसूस होता है और वो सोचता है कि ये क्या, ये तो पास में ही है। ऐसा कहकर वो वहां से चला जाता है और थोड़ी देर चलने के बाद वो एक जंगल में पहुंच जाता है जहां उसे एक और गेट मिल जाता है। गेट को देखकर वो आगे बढ़ जाता है। वहां पुलिस ने बैरिकेड लगाए होते हैं ताकि कोई भी इसके अंदर ना जाए, लेकिन उसे कुछ पता ही नहीं होता और वो आगे चला जाता है। उसके अंदर जाने के थोड़ी देर बाद ही कुछ और लोग भी वहां आ जाते हैं। उनमें से एक लड़का योन श्यूंग होता है जो कि ए रैंक का हंटर होता है। योन अपने मैनेजर को फोन करता है और कहता है कि मैनेजर, हम गेट के बाहर पहुंच चुके हैं। मैनेजर बोलता है, बहुत बढ़िया योन श्यूंग, कहीं आसपास कोई नागरिक तो नहीं है। योन बोलता है कि सब कुछ ठीक है, बैरिकेड भी अच्छी तरह से लगा हुआ है। उसका मैनेजर बोलता है, खैर ये म्यूटेशंस मुझे मार रही हैं। मैं भूल गया हूँ कि अकेले इस महीने में कितनी बार रैंक बदल चुकी है। योन बोलता है, इसकी चिंता मत करिए, हम अभी के अभी इसकी जांच करते हैं। ऐसा कहकर वे अपने साथियों को भी अंदर चलने के लिए कह देता है। अंदर पहुंचने के बाद योन अपनी घड़ी में देखता है और कहता है कि माप के अनुसार यह जादुई शक्ति डी रैंक के डंगियों के स्तर पर है। तभी पीछे से उसका साथी बोलता है कि हमेशा ऐसा ही होता है, ये अब एक नियम ही बन गया है। जब भी कोई चीज गेट से टकराती है तो उसकी रैंक 2 स्तर ऊपर हो जाती है। चलो जल्दी से इसे खत्म करते हैं और फिर ड्रिंक पीने चलते हैं। थोड़ी देर चलने के बाद योन बोलता है कि क्या हमें थोड़ा धीमा हो जाना चाहिए, हम बहुत तेज चल रहे हैं। उसका चश्मे साथी बोलता है, वो किस लिए। योन बोलता है, हम काफी देर तक चल चुके हैं लेकिन किसी राक्षस का कोई निशान ही नहीं है। तभी वो चश्मे साथी बोलता है कि हे भगवान, तुम इतने जवान हो लेकिन तुम इतना ज्यादा क्यों डरते हो। हमारे पास कोई और नहीं बल्कि यूं चियोंग है। हमारी टीम में एक ए रैंक का हंटर है। तभी योन एकदम से घबरा जाता है क्योंकि उसके सामने कोई और नहीं बल्कि एक राक्षसी गोलम था जो कि उस चश्मे वाले व्यक्ति पर हमला करने ही वाला होता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर किम भी वहां पहुंच जाता है और वो सोचता है कि वैसे ऐसा लगता है कि मैं पहले से ही गुफा की गहराई में प्रवेश कर चुका हूँ। कहीं मैंने गेट को गलत तो नहीं समझ लिया। लेकिन तभी उसे वही माना महसूस होती है जिसे देखकर वो सोचता है कि यह माना काफी ज्यादा छोटी है लेकिन इस पर जीवन शक्ति भरपूर भरी है। क्या ये किसी इंसान की है? ऐसा लगता है कोई और भी इस गेट के अंदर आया है। तभी किम सामने की ओर देखता है और कहता है कि ये क्या, वहां क्या हो रहा है और ये इतनी बड़ी चीज क्या है। उसके सामने कोई और नहीं बल्कि वही राक्षसी गोलम होता है। ये गोलम उस चश्मिश को एक मुक्के से ही जान से मार देता है। ये देखकर योन के बाकी दोनों साथी काफी ज्यादा डर जाते हैं। तभी योन चिल्ला के बोलता है कि घबराओ मत, अपने होश में वापिस आओ, अगर हमने गलती की तो हम सब मारे जाएंगे। तभी वो गोलम योन पर हमला कर देता है लेकिन योन अपने शील्ड का इस्तेमाल करके उसके हमले से बच जाता है। फिर वो अपने शील्ड में माना की शक्ति का इस्तेमाल करके एकदम से हवा में कूद जाता है और सीधा उस गोलम के ऊपर गिरकर उस पर जोर से हमला कर देता है। किम भी ये सब कुछ देख रहा होता है कि कैसे योन ने एक हमले से ही उस गोलम को नीचे गिरा दिया। ये देखकर उसके साथी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और उसकी तारीफ करते हैं। सियोन बोलता है कि मैं चियोर मिन की लाश को वापस ले आता हूँ और फिर धीरे धीरे वापस चलते हैं। लेकिन तभी जी हाँ दोस्तों, वो गोलम वापस खड़ा उठता है और योन को पकड़ लेता है और फिर जमीन में पटक देता है। फिर वो योन को फिर से उठाता है और काफी ज्यादा दूर फेंक देता है। ये देखकर उसका साथी जोर से चिल्ला पड़ता है और उस गोलम का ध्यान उस साथी पर चला जाता है। फिर वो गोलम दो बड़ी चट्टानें लेकर उस पर हमला करने ही वाला था लेकिन वो अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके बचने की कोशिश करता है लेकिन बेचारा असफल रहता है और वो गोलम उसे भी काफी ज्यादा दूर फेंक देता है। अब उनकी टीम में उस लड़की की बारी आती है। वो गोलम उस पर हमला करने ही वाला होता है लेकिन तभी योन आ जाता है और अपनी शील्ड से उससे बचा लेता है। लेकिन काफी ज्यादा चोट लगने के कारण ये उनका बुरा हाल हो गया था। उस लड़के से कहता है कि अब समय आ गया है।
बंधन जादू का जल्दी से उपयोग करो। अगर हमने अभी इस चीज को नहीं रोका तो हम यहाँ से जीवित नहीं जा पाएंगे। हमारी पूरी की पूरी टीम मारी जाएगी। आखिर तुम कर क्या रही हो बहन, जल्दी करो। लेकिन तभी योन देखता है कि वो लड़की उन्हें छोड़कर ही भाग जाती है। जिसे देखकर वो कहता है कि ये क्या, तुम कहाँ जा रही हो? कि तुम हमें सच में पीछे छोड़ रही हो? चियोलमिन के बारे में क्या? ये बिल्कुल भी सही नहीं है, हमें छोड़ के मत जाओ। प्लीज यहाँ से भागो मत। लेकिन तभी वो गोलम अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करके उसकी शील्ड को तोड़ देता है और उसे वहीं जमीन में पटक देता है। खून से लथपथ योन सोचता है कि धोखा खाने के बाद जो चीज मुझे महसूस हो रही है वो गुस्सा नहीं बल्कि खालीपन है। डेंगन से बाहर निकलने की घटना के कारण मुझे ए रैंक की अवेकनिंग मिली थी। सभी प्रकार के बड़े संघों से मुझे प्रस्ताव आने लगे। मुझे अच्छे संपर्क मिले और फिर हमने टीम बनाई और हमारी गेट विजय उपलब्धियों में बढ़ोतरी हुई। सब कुछ अच्छा जा रहा था, लेकिन यह सोचना कि मेरा अंत इस तरह होगा इतने दुखद तरीके से। वो गोलम उस पर पैर रखकर उसे मारने वाला होता है, लेकिन तभी हमारा किम वहां आ जाता है और कहता है कि मैं सचमुच इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या पृथ्वीवासियों का यही स्वभाव है? खैर, इसके लिए धन्यवाद, कम से कम मुझे इनके बारे में पता तो चल गया। अरे वाह, ये तो पास से काफी ज्यादा साफ दिख रहा है, लेकिन यह तो पूरी तरह से पुराना हो चुका है ना? खैर, मुझे लगता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसी जगह पर आपसे मिलकर अच्छा लगा गोलम। गोलम एक मिट्टी की आकृति जो कि मानव को शक्ति के रूप में इस्तेमाल करके चलती है। गोलम्स ने मेरे प्लेनेट अल्फोरी में काफी ज्यादा भूमिकाएं निभाई हैं, जैसे कि रोजमर्रा के कामों में, मजदूरों के कामों में और यहाँ तक कि युद्ध की मशीनों के लिए भी। अल्फोरी सच में गोलम्स की मेहनत पर बना हुआ एक ग्रह था। यहाँ तक कि मैंने भी गोलम हथियारों में डिग्री प्राप्त की है। यहाँ कोई भी राक्षस इसलिए नहीं है क्योंकि यह गोलम गार्ड ड्यूटी कर रहा है। ऐसा लगता है कि यह गेट एक निजी संपत्ति है। खैर, क्योंकि अब मैंने गार्ड को जगा ही दिया है तो मैं इससे आसानी से बाहर नहीं निकल पाऊंगा। लगता है मुझे इससे निपटना ही होगा। मैं जादू का इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन इसके लिए हमेशा अलग तरीके होते हैं। फिर वो गोलम किम को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन किम उसके हमले से बच जाता है। फिर वो गोलम किम को मुक्का मारने की कोशिश करता है, लेकिन किम फिर से उसके मुक्के से बच जाता है। फिर वो गोलम ऊपर से वार करने की कोशिश करता है और किम इस बार तो बाल बाल बच जाता है। फिर किम सोचता है कि मैंने पूरे विश्वास से कह तो दिया, लेकिन यह आसान नहीं है। मैं इस गोलम के आकार और नाड़ीपन के कारण इसके हमलों से बच सकता हूँ, लेकिन यह शरीर ये बहुत ही ज्यादा कमजोर है। फिर वो गोलम अपने हाथ में जड़े हुए हीरे की शक्ति का इस्तेमाल करके उसको मारने की कोशिश करता है, लेकिन किम फिर से बच जाता है। फिर तभी किम की नजर उसके हाथ में लगे हुए हीरे पर पड़ जाती है, जिसे देखकर वो बोलता है कि अरे हाँ, यही तो है। गोलम को रोकना आसान नहीं है, लेकिन इसके हाथ में जो हीरा गड़ा है ये कोई साधारण सजावट के लिए नहीं है, बल्कि यह एक जादुई ऊर्जा को जांचने वाला सेंसर है। मुझे बस इस सेंसर में इमरजेंसी स्टॉप डालना है। सुरक्षा कारणों की वजह से सिर्फ गोलों का मालिक उसे बनाने वाला ही इमरजेंसी रोक के बारे में जानता है, लेकिन इस तरह के बेकार मॉडल को एक नज़र से ही समझा जा सकता है। ऐसा कहकर किम अपना हाथ आगे बढ़ाता है और कुछ मंत्रों का इस्तेमाल करके एक जादू करता है, जिसकी वजह से वो गोलम उधर ही गिर जाता है। फिर किम उसके शरीर पर चढ़कर बोलता है कि क्योंकि मैंने बस इमरजेंसी रोक का इस्तेमाल किया है, यह अभी तक पूरी तरह से बंद नहीं हुआ है। इसे ऑफलाइन मोड में स्विच करने के लिए मुझे इसके पिछले भाग के बीच में लगे हुए कोर को हटाना है। इस कोर को निकालने की जरूरत है। मैं यह सब कुछ बिना उपकरण के इस्तेमाल किए अपने नंगे हाथों से यह करने में इच्छुक नहीं हूँ, लेकिन इसके अलावा मेरे पास कोई चारा भी नहीं है। इसी के साथ किम उस गोलम की बाहर की परत को हटा देता है और उसे उसके अंदर कोर दिख जाता है। फिर वो उस कोर को पकड़कर पूरा जोर लगाकर उस कोर को तोड़कर बाहर निकाल देता है और फिर कहता है कि यह तो काफी ज्यादा आसान था। फिर दूसरी तरफ हमें योन को दिखाया जाता है, जो कि बुरे हालत में होता है और अपनी पुरानी यादें सोच रहा होता है। उसकी यादों में उसकी माँ कहती है कि योन, मैं जानती हूँ कि तुम एक हंटर बनना चाहते हो, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि वो कितना खतरनाक है? योन बोलता है, इसकी चिंता मत करो माँ, मैं दिखता नहीं हूँ, लेकिन मैं ए रैंक का वेकेंड हूँ। उसकी माँ बोलती है, लेकिन मैं भी गलत नहीं हूँ, मैं तुम्हारी इच्छा का सम्मान करती हूँ, लेकिन अगर कुछ गलत हुआ तो? तब योन बोलता है कि माँ, अब मैं ऐसा हंटर हूँ जिसे दूसरे लोग भी पहचानते हैं, इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं एक हंटर के रूप में अपनी सफलता आपको दिखाने का वादा करता हूँ। बस एक बार मुझ पर भरोसा रखो। ठीक है, फिर मैं अपने रास्ते में चलता हूँ। योन जा रहा होता है, तभी उसकी माँ बोलती है, योन स्योंग, काम करते समय अपना ध्यान रखना। खून से लथपथ योन अपनी माँ के बारे में सोचता है और फिर उठने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो सामने देखता है और एकदम से हैरान रह जाता है। फिर वो किम की ओर देखता है और कहता है कि ये क्या, ये कैसे हो सकता है कि इसने सच में अपने नंगे हाथों से उसे पकड़ लिया? लेकिन नहीं, इससे जरूरी बात यह है कि यह यहाँ आया कैसे?
मुझे पूरा यकीन है कि वहाँ एक सुरक्षा बैरिकेड लगाया गया था। कहीं ये भी एक हंटर तो नहीं? ये क्या? ये तो मेरी तरफ आ रहा है। धत तेरी की, मैं ढंग से हिल भी नहीं सकता। तभी किम योन के सामने आकर खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर योन काफी ज्यादा घबरा जाता है। लेकिन तभी किम दोस्ती भरा हाथ आगे बढ़ाता है और कहता है कि क्या तुम्हें मदद चाहिए? फिर अगले दिन हमें हंटर एसोसिएशन में दिखाया जाता है कि योन और उसका डायरेक्टर इसके बारे में बात कर रहे हैं। डायरेक्टर योन से बोलता है कि मैं समझ सकता हूँ कि उस राक्षस को किसी और ने पकड़ा है, तुमने नहीं। लेकिन यह सोचना कि तुम्हें उस हंटर का नाम ही नहीं पता। अगर वो तुमसे अधिक शक्तिशाली है तो इसकी कोई बात ही नहीं बनती कि वो प्रसिद्ध ना हो। लेकिन जरा देखो तो सही, कोई भी इस व्यक्ति के बारे में नहीं जानता है। ये व्यक्ति शायद एक अनरजिस्टर्ड हंटर हो सकता है। ये अच्छी बात है कि रिपोर्टर्स का ध्यान ए रैंक वाले मोस्टर पे है, नहीं तो। तभी योन एकदम से उठ जाता है और कहता है कि डायरेक्टर। इस पर डायरेक्टर बोलता है कि मैं यह तुम्हारे भले के लिए बोल रहा हूँ योन, नहीं तो तुम्हारा करियर पूरा खराब हो जाएगा। भले तुम ए रैंक के हंटर हो, लेकिन अगर तुम कोई भी कमजोरी दिखाओगे तो तुम दूसरों के लिए लक्ष्य बन जाओगे। ये तुम भी जानते हो, है ना? तुमने उन सबसे ये क्यों नहीं बोल दिया कि उस गोलम को तुमने पकड़ा है? यह सुनकर योन बोलता है कि मुझे माफ करें, लेकिन फिर भी मुझे लगा था कि मुझे ईमानदार होना चाहिए। उस हंटर के प्रति शिष्टाचार के रूप में मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। और उस व्यक्ति को देखकर निश्चित रूप से ऐसा लग रहा था कि वो गलत गतिविधियों में शामिल होने वाला व्यक्ति नहीं है। इस पर डायरेक्टर बोलता है कि तुम्हें पूरा यकीन है? फिर योन बोलता है कि अगर वो सच में ऐसा होता तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ता। वो एक अच्छा इंसान था, मैं सच में उसका एहसान चुकाना चाहता हूँ। फिर डायरेक्टर कहता है कि मैं समझ गया, अगर तुम इतना ही कह रहे हो तो ठीक है, फिर मैं विदा लेता हूँ। फिर योन भी यहाँ करके वहां से चला जाता है। फिर डायरेक्टर अकेले में बैठकर सोचता है कि यहाँ एक ऐसा हंटर है जिसने उस गोलम को आसानी से मार डाला, जिसे योन सियोंग की टीम भी संभाल नहीं सकी। यदि सचमुच कोई इतना शक्तिशाली हंटर है और वो भी इतनी निष्ठा के साथ, तो मैं अवश्य ही उससे एक बार मिलना चाहूंगा। फिर दूसरी तरफ हमें किम को दिखाया जाता है, जो कि अपना फोन चला रहा होता है। फोन को चलाकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि पृथ्वीवासी तो भगवान है। कल रात मैंने गलती से अपना स्मार्टफोन अनलॉक कर दिया था और मैं कल से बस ऐसे ही रहा हूँ। हम किसी भी जानकारी को खुलेआम प्राप्त कर सकते हैं, चाहे हम उस वर्ग का हिस्सा ना हो। क्या इसे ही स्वर्ग कहते हैं? इसके लिए धन्यवाद, मुझे बहुत ज्यादा जानकारी प्राप्त हो गई है। पहली बात, जिस गेट से मैं अंदर आया था वो निजी संपत्ति नहीं थी। और दूसरी बात, हर गेट के प्रवेश पर अलग अलग प्रतिबंध हैं। क्योंकि कोरिया एक ऐसी कंट्री थी जहां वेगनर्स पर प्रतिबंध लगाए गए हैं, इसलिए गेट में प्रवेश करने के लिए भी अनुमति चाहिए थी। और तीसरी बात, योन सियोंग एक छोटा सा चोर नहीं है जिसने गेट की चोरी करने के लिए वहां प्रवेश किया था, बल्कि वो एक ए रैंक का हंटर है। खैर, अब के लिए मुझे लगता है कि मुझे सबसे पहले हंटर लाइसेंस लेना होगा। फिर थोड़ी देर के बाद किम हंटर लाइसेंस लेने के लिए हंटर एसोसिएशन पहुंच जाता है। वहाँ एक लड़की जो कि खुद हंटर होती है, वो सभी बाकी लोगों को समझा रही होती है कि वहाँ उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। ये सब कुछ सुनकर किम मन में बोलता है कि ये तो काफी ज्यादा बोरिंग है, ये बस ये कहना चाहती है कि राक्षसों के सामने लापरवाही से काम मत करना। तभी वो हंटर वाली लड़की उन्हें कुछ यंत्र पकड़ा देती है। उस यंत्र को देखकर किम जोर से बोलता है कि ये क्या चीज है। यह सुनते ही बाकी सभी लोग हैरान रह जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें यह भी नहीं पता कि ये क्या चीज है? तुम पहाड़ों में रहते हो या तुम किसी दूसरे प्लेनेट से आए हो? यह सब कुछ सुनकर किम सोचता है कि मुझे लगता है कि मैंने स्पष्ट कर दिया है कि मैं एक बाहरी व्यक्ति हूँ। फिर तभी उसके पास में खड़ा एक हंटर उसे बताता है कि यह एक बेसिक एनालाइजर है, यह पिक्सी ग्लास टेक्नोलॉजी का उपयोग करता है और मैं तुम्हें समझाऊंगा कि इसका कैसे इस्तेमाल करना है। फिर वो हंटर वाली लड़की बोलती है कि तो ठीक है, फिर क्या सभी को अपने एनालाइजर्स मिल गए? तो इस राक्षस को लेंस में देखें। यह सुनकर किम सोचता है कि यह चाहती है कि मैं इस राक्षस को मैं इससे देखूं। फिर वो उस एनालाइजर का प्रयोग उस तितली पर करता है और उस तितली के बारे में सारी की सारी जानकारी आ जाती है। यह एक जहर उगलने वाली तितली है जिसकी रैंक एफ है। यह देखकर किम सोचता है कि अच्छा, तो पृथ्वीवासी अपने दुश्मनों को बचाने के लिए ऐसे यंत्रों का इस्तेमाल करते हैं। फिर तभी वो हंटर वाला लड़का बोलता है कि न केवल यह राक्षसों की पहचान बता सकता है, बल्कि इसमें चीजें ढूंढने का फंक्शन भी है। यह तुम्हें जरूरतमंद चीजों को ढूंढने में मदद करता है, इसलिए चारों ओर देखें और इसको आजमाएं। फिर किम उस एनालाइजर का इस्तेमाल उस हंटर पर करता है, लेकिन उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं आती। जिसे देखकर वो सोचता है, ऐसा लगता है कि यह इंसानों पर काम नहीं करता। फिर वो पास में लगे फल पर एनालाइजर का इस्तेमाल करता है, उसे उसके बारे में जानकारी मिल जाती है। यह देखकर किम सोचता है कि अच्छा, तो यह चीजों को भी पहचान सकती है, तो यह अवश्य ही इस चीज को भी पहचान सकेगी। ऐसा कहकर वो उस एनालाइजर का इस्तेमाल धरती पर कर देता है, लेकिन उसे कोई जानकारी नहीं मिलती।
यह देखकर किम बोलता है कि यह क्या, इसमें तो लिखा गया है कि यह जरूरतमंद चीजों को पहचानता है, तो फिर यह इसे क्यों नहीं पहचान रहा। एक मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं कि यह सिर्फ उन्हीं चीजों को पहचानता है जो कि माना के साथ जुड़ी हैं। उन चीजों के बीच अंतर करना जो कि मूल्यवान है और जिनमें माना की उपस्थिति नहीं है। यह सुविधाजनक है, लेकिन यह एक अस्पष्ट विधि है। कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो कि काफी ज्यादा उपयोगी हैं, लेकिन उनमें माना प्रकट नहीं है। यह मिट्टी इसका प्रथम उदाहरण है। पहली नजर में यह एक आम मिट्टी लगती है। अवशोषण जादू एक दुर्लभ मंत्र जो कि मानव को अवसोर करता है। ऐसा लगता है कि यहाँ कोई भी अवशोषण जादू के बारे में नहीं जानता है, लेकिन यह काफी ज्यादा अजीब है। अगर इस दुनिया में थोड़ा सा भी जादू का अध्ययन विकसित है तो इसकी बात ही नहीं बनती कि यह अवशोषण जादू को पहचान ना सकें। लेकिन आखिर क्यों किसी को भी इसके बारे में कुछ नहीं पता है। एक मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं। फिर किम सीधा जाकर उस हंटर से प्रश्न पूछता है कि मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि यहाँ कोरिया में जादू, या मैं कहूँ कि अवेकन लोग कब प्रकट हुए थे। वो हंटर बोलता है, हाँ बिल्कुल, वे 7 साल पहले प्रकट होने लगे थे। उसमें उस डंगियोन के झटके के कारण पूरी दुनिया में एक साथ अवेकनर्स प्रकट होने लगे। यह सुनकर किम एकदम से चौंक जाता है और मन में सोचता है कि क्या 7 साल, अभी तक बस 7 ही साल हुए हैं। मेरे प्लेनेट अल्फोरी में तो जादू का इतिहास 60,000 वर्षों से भी पुराना है। ओ, अब मैं इसे देख सकता हूँ। मैं अभी इसमें प्राचीन लोगों के साथ रह रहा हूँ। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि यहाँ मौजूद सभी यंत्रों में बिजली का प्रयोग हुआ है। यह काफी ज्यादा अजीब था। ऐसी कोई तकनीक नहीं है जिसे इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग इतनी तेजी से विकसित हो सके। प्राचीन जादुई ज्ञान एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो कि उस ज्ञान से बिल्कुल ही अलग है। यह सोचना कि विकास एक असामान्य पथ पर हुआ है, यह काफी ज्यादा मजेदार है। खैर, इसका मतलब कि मैं इस अवशोषण जादू का इस्तेमाल कर सकता हूँ और किसी को पता भी नहीं चलेगा। फिर थोड़ी देर के बाद किम अपने घर में बैठकर सोच रहा होता है कि हंटर एक ऐसा पेशा जहाँ आप अपना मन लगाकर काम करें तो आप करोड़ों कमा सकते हैं। लेकिन मीडिया में दिखाई गई कल्पना के हिसाब से निचले स्तर वाले हंटर्स का तो नर्क से भी बुरा हाल है। इसके अलावा इस शरीर के एक पैर में समस्या है, वो जादू का उपयोग तो मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकता। इससे पहले कि मेरे पास जो भी पैसे हैं वे खत्म हो जाएं और मैं फिर से भूख से मर जाऊं, मुझे पैसे कमाने के लिए एक दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा। अभी के लिए मैंने अवशोषण जादू का इस्तेमाल करके बहुत सारा माना इकट्ठा कर लिया है। मैंने अभी तक जो भी पाया उसे लगता है कि धरती पर भी ऐसे राक्षस हैं जिन्हें इससे मारा जा सकता है। लेकिन समस्या यह है कि वे सभी सी रैंक वाले गेट पर रहते हैं, और क्योंकि मैं एफ रैंक का हूँ इसलिए वे मुझे अंदर जाने की अनुमति नहीं देंगे। इसके अलावा पृथ्वी के बारे में ज्यादा जानकारी होने के बिना अवशोषण जादू का इस्तेमाल करके माना को अब्सॉर्ब करना काफी ज्यादा अजीब है। और यह सच कि जिस शरीर को मैंने चुना है वो एक एफ रैंक का है, इस मुद्दे को और ज्यादा बढ़ा देता है। तभी उसके फोन में एकदम से मैसेज आता है जिसकी वजह से फोन वाइब्रेट होता है और वे एकदम से डर जाता है। असल में एसोसिएशन ने सभी लोगों को मैसेज किया होता है कि सियोल के पास एक बी रैंक वाला राक्षस आ गया है, इसलिए अभी के अभी उस जगह को खाली करें। उस मैसेज को पढ़कर किम सोचता है कि ये क्या है। ये कह रहे हैं कि खाली करना, लेकिन खाली करना आखिर क्या होता है। ऐसा कहकर किम उस जगह के लिए निकल जाता है और कहता है कि मैं उसे देखना चाहता हूँ। थोड़ी देर के बाद किम उस जगह में पहुंच जाता है। तभी वो सामने देखता है और चौंक जाता है और कहता है कि अरे वाह, क्या यह बी रैंक है। यह तो बहुत ही ज्यादा बड़ा है। उसके सामने जो राक्षस था वो कुछ और नहीं बल्कि एक बहुत ही ज्यादा भयानक और बड़ी छिपकली थी। किम चुपचाप अपनी जगह में खड़े होकर उस राक्षस को देख ही रहा होता है, लेकिन तभी पीछे से एक रिपोर्टर आता है, वो उसे जोर से धक्का दे देता है जिससे किम नीचे गिर जाता है। ये देखकर रिपोर्टर बोलता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, मैंने तुम्हें हल्का सा ही धक्का दिया और तुम इस तरह मुझे क्यों देख रहे हो, क्या तुम मार खाना चाहते हो। यह सुनकर किम सोचता है कि ये किस बारे में बात कर रहा है, मैं तो बस इसे देख ही रहा था। फिर रिपोर्टर से बोलता है कि तुम्हारा रवैया तो बहुत बड़ा है, क्या तुम जानते हो कि मैं भी एक हंटर हूँ। मैं तुम्हारी तरह एक सामान्य व्यक्ति नहीं हूँ जो कि यह घात लगाकर बैठा रहता है कि तुम किसी राक्षस के बगल में जाग जाओगे। फिर तभी किम बोलता है कि मैं भी हंटर हूँ, मैं भी तुम्हारी तरह सेम ही वजह के कारण यहाँ आया हूँ। फिर रिपोर्टर बोलता है कि अच्छा, तो तुम भी हंटर हो, अच्छा वैसे तुम्हारी रैंक कितनी है। किम थोड़ा शर्माकर बोलता है कि एफ रैंक। यह सुनकर रिपोर्टर के मुंह से हंसी निकल जाती है। उसे हंसता हुआ देखकर किम सोचता है कि एक मिनट, क्या यह आदमी अभी भी हंसा। फिर तभी किम का ध्यान उस राक्षस छिपकली पर चला जाता है। फिर तभी कुछ सोल्जर्स हेलीकॉप्टर्स में वहां आते हैं और उस छिपकली पर गोलियों से हमला कर देते हैं, लेकिन उस छिपकली को कुछ भी नहीं होता और वो अपनी पूंछ का इस्तेमाल करके उस जहाज को तोड़ देती है, जिसके कारण वो जहाज नीचे गिर कर फट जाता है और सभी सोल्जर्स वहीं मर जाते हैं।
लेकिन तभी वहाँ एक और हेलीकॉप्टर आता है, लेकिन इस हेलीकॉप्टर में हंटर्स होते हैं। तभी वो राक्षस छिपकली बिल्डिंग में फंसे लोगों पर हमला कर देती है और उनमें से कुछ लोगों को पकड़कर अपने साथ बाहर ले आती है। लेकिन तभी उस राक्षस छिपकली की नजर एक हंटर पर पड़ती है और वो हंटर उसकी जीभ काट देता है, जिससे वे लोग वापस बिल्डिंग में गिरकर बच जाते हैं। उन हंटरों में योन सियोंग भी होता है। वो अपने साथी को बोलता है कि वो राक्षस टावर के नीचे भागने की कोशिश कर रहा है। जिस साथी से वो यह बोल रहा होता है वो एक लड़की थी जो कि आग वाले तीरों का इस्तेमाल करती है। वो उस आग वाले तीर का इस्तेमाल करके उस छिपकली को उस टावर के साथ ही फंसा देती है। लेकिन तभी वो छिपकली अपनी पूंछ काटकर उस टावर के नीचे भागने लग पड़ती है। लेकिन तभी योन हेलीकॉप्टर से कूद जाता है और सीधा उस छिपकली पर अपने शील्ड के साथ वार कर देता है और वो छिपकली सीधा टावर के नीचे गिर जाती है। फिर तभी योन फिर से अपने मुक्के को चार्ज करता है और छिपकली के पेट पर बहुत ही ज्यादा जोर से मार देता है, जिससे वो छिपकली वहीं मर जाती है। हंटर्स के द्वारा राक्षसी छिपकली को मारते हुए देखकर बाकी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी वो रिपोर्टर बोलता है, अरे देखो तो सही, वे इसी तरफ आ रहे हैं। फिर किम मन में बोलता है कि हाल ही की खोजों से मैंने कुछ सीखा है। इस दुनिया में ए रैंक हंटर्स इलाइट मेंबर्स हैं जो कि वेकनर्स के टॉप 3% से आते हैं। वे एक शक्तिशाली शक्ति हैं जो कि शहरी सुरक्षा में योगदान देते हैं और लोगों के लिए आदर्श हैं। क्या इसीलिए ये सब इतने उत्साहित हो रहे हैं? लेकिन तभी उनमें से एक हंटर किम को हेलो बोलता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। ये कोई और नहीं बल्कि योन होता है। वो उससे बोलता है कि यह आप ही हैं, है ना? आपको यहाँ देखकर मुझे काफी ज्यादा आश्चर्य हुआ। मैं सच में आपका उस दिन के लिए ऋणी हो गया हूँ। अच्छा, वैसे मुझे नहीं पता कि आपको मेरी याद है या नहीं, लेकिन मैं वही हूँ जिसकी आपने गेट पर मदद की थी। आपने उस गोलम को बड़ी आसानी से रोक दिया था। आप बहुत कूल लग रहे थे। ये सुनकर किम सोचता है कि ओह अच्छा, अब मुझे याद आया। तभी मैंने सोचा ये जाना बचाना क्यों लग रहा है। तभी योन बोलता है, अच्छा वैसे क्या आप इस ग्रुप के साथ हैं? तभी योन उस रिपोर्टर की ओर ब्यानो चेहरा बनाकर देखता है और कहता है कि मैंने तुम्हें इधर उधर देखते हुए देखा। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ऐसा नहीं करता। इससे पहले कि वो रिपोर्टर कुछ बोलता, योन उसे इग्नोर कर देता है और किम से बोलता है कि अच्छा वैसे क्योंकि अब हम इस तरह मिले हैं, मैं पहले आपको अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम यो स्योंग है। अच्छा, अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो क्या मैं आपसे आपका नाम पूछ सकता हूँ? किम बोलता है, मेरा नाम किम किरियो है। फिर योन बोलता है कि अच्छा, क्या आपके पास कुछ समय है? मैं आपके साथ किसी चीज के बारे में बात करना चाहता हूँ। फिर थोड़ी देर के बाद वहां से दूर जाकर वे एक बेंच पर बैठ जाते हैं। क्या तुम सचमुच मुझे एहसान लौटाना चाहते हो? इस पर योन बोलता है कि किम किरियो, मैं जानता हूँ कि आप इसके लिए इच्छुक नहीं हैं, लेकिन क्या इसके लिए कोई और रास्ता नहीं है? जब से आप गायब हो गए थे मुझे बेचैनी हो रही थी। आखिरकार आपने मेरी जान बचाई थी। यह सुनकर किम सोचता है कि उस समय मैं बस पुलिस से बचने के लिए वहां से डर के भाग रहा था। अगर एक उच्च श्रेणी का हंटर अपना एहसान चुकाना चाहता है तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। फिर किम मुझसे बोलता है कि वैसे एक काम है जिसमें तुम मेरी मदद कर सकते हो। यह सुनकर योन काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि सच में, इसे मुझ पर छोड़ दो। फिर किम अपने फोन में एक मैप खोलकर दिखाता है और कहता है कि क्या तुम मेरे साथ थोड़ी देर के लिए गेट तक चल सकते हो? योन उसकी बात पर हाँ कर देता है और फिर वे थोड़ी देर के बाद उसे उस गेट के पास ले आता है। तभी किम उससे पूछता है कि क्या हुआ, मैं काफी देर से देख रहा हूँ कि तुम बड़े खराब भाव दे रहे हो। इस पे योन बोलता है, अरे नहीं नहीं, कुछ भी नहीं है। किम बोलता है, अच्छा अगर ऐसा है तो चलो थोड़ी स्पीड बढ़ाते हैं। फिर योन किम को हाँ कर देता है और मन में सोचता है कि मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता, चाहे मैं इस बात पे कितना भी सोचूं। किम गिरियो जैसा इतना अद्भुत शिकारी आखिर कैसे? तभी हमें थोड़ी देर पहले हुई बातों को बताया जाता है, जिसमें योन किम से बोलता है कि आपके साथ गेट में प्रवेश करना एक सम्मान की बात है। क्या आप वहाँ जरूरी चीजों को इकट्ठा करने के लिए जा रहे हैं? लेकिन किम बोलता है, नहीं, मैं वहाँ राक्षसों का शिकार करने जा रहा हूँ। ये सुनकर योन बोलता है कि अच्छा ऐसा है तो फिर तो मैं भी आपसे एक दो चीजें सीख लूंगा। यह सुनकर किम बोलता है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम कुछ गलत समझ रहे हो। योन बोलता है कि जी बताइए। फिर किम बोलता है कि असल में योन सियुंग, मैं एक एफ क्लास का हंटर हूँ। तो मुझे आशा है कि तुम मुझे एक कुली के रूप में इस्तेमाल कर सको। फिर दोबारा हमें अभी किस्में को योन को दिखाया जाता है जो कि सोचता है कि इसका कोई बात ही नहीं बनती कि वो एक एफ क्लास के हंटर है। लेकिन हाँ, मैंने इसके बारे में सुना है क्योंकि मध्य स्तर और ऊंचे वेतन लोगों को जबरदस्ती डंगन के टूटने पर बंदी बना दिया जाता है। ऐसी काफी ज्यादा अफवाहें हैं कि कुछ लोग एसोसिएशन के कंट्रोल से बचने के लिए अपनी रैंक में हेराफेरी करते हैं।
तो क्या इसीलिए किम किरयू भी अपनी अवेकनिंग रैंक को छुपा रहे हैं? तभी किम बोलता है कि मैंने इसे ढूंढ लिया, यह बिल्कुल उसी तरह दिख रहा है जैसे मैंने इंटरनेट में देखा था। असल में वो एक ऐसे गेट में पहुंच जाते हैं जहां आग उगलने वाले चमगादड़ राक्षस होते हैं। उन्हें देखकर योन बोलता है कि अरे ये तो फ्लेम स्पीटर यानी कि आग उगलने वाले हैं। इस पर किम बोलता है कि फ्लेम स्पीटर ये कैसा नाम है। फिर योन किम को बताता है कि कोरिया में एनालाइजर के साथ कुछ समय के लिए ट्रांसलेशन एरर हुए थे। यह राक्षस असल में ओहायो में खोजा गया था, क्योंकि यह एक ऐसा चमगादड़ है जो कि आग की लपटों में घिरा रहता है, इसलिए इसका पिक्सी में अग्नि चमगादड़ के रूप में नाम पंजीकृत किया गया था। लेकिन ट्रांसलेशन एरर की वजह से इसका फ्लेम स्पीटर जैसा अजीब सा नाम पड़ गया। किम बोलता है अच्छा तो ऐसा है, तुम तो बहुत कुछ जानते हो। तभी वहां से कुछ चमगादड़ एकदम से उनके ओर आते हैं और उनके ऊपर गोल गोल चक्कर लगाने लग पड़ते हैं। फिर योन किम से बोलता है कि अच्छा वैसे मैं काफी देर से सोच रहा था इस बैग में क्या है। इस पर किम बोलता है ओह ये। तभी कुछ राक्षसी चमगादड़ उन पर हमला कर देते हैं, लेकिन किम तभी उस बैग से मिट्टी निकालता है और उन पर फेंक देता है, जिससे वे सभी चमगादड़ वहीं भस्म हो जाते हैं। फिर किम बोलता है कि यह ऐसी ही परिस्थितियों में उपयोग की जाने वाली चीज है और इसके प्रदर्शन की गारंटी है। फिर योन बोलता है कि किम गिरयू शिकार के समय ये पूछने के लिए माफी, लेकिन तभी किम बोलता है कि हाँ कोई नहीं, मैं सुन रहा हूँ, इसलिए आगे बढ़ो। फिर योन बोलता है कि आप चीजों का इस्तेमाल करने के लिए इतना जोर क्यों दे रहे हैं, आप तो इन राक्षसों को अपने हाथों से ही पकड़ सकते हो। ये सुनकर किम सोचता है कि क्या इसने मेरा हंटर लाइसेंस अपने पैर से पढ़ा है, यह तो बहुत ही ज्यादा मूर्ख है। या फिर इसे नीचे स्तर के वेकनर्स के बारे में कुछ भी नहीं पता, क्योंकि ये खुद हंटर पिरामिड के शीर्ष पर है। खैर इसमें किसी कमजोरी को निकालने की कोई जरूरत नहीं है। फिर किम उसे बोलता है कि योन क्या तुमने कभी इस तरह के वेगनिंग के बारे में सोचा है? एक टन के ट्रक को उठाना, एक खाली जगह को पानी से भर देना, यह कितनी सुविधाजनक क्षमता है, लेकिन हमने इसे मेहनत से नहीं पाया है। यह अचानक एक दिन अपने आप ही प्रकट हो गई थी। क्योंकि यह बिना किसी कारण के प्रकट हुई थी, इसलिए मैं सोचता हूँ कि यह बिना किसी कारण के गायब भी हो सकती है। मुझे यह शक्ति असुविधाजनक लगती है, इसलिए मैं अपनी अवेकनिंग एबिलिटीज पर भरोसा नहीं करता। फिर किम मन में सोचता है कि यह सब कुछ बकवास है, लेकिन यह इस पर विश्वास कर लेगा, है ना। फिर योन बोलता है कि खैर आप सही हैं, आप तो बिल्कुल सही हैं, आखिर मैंने इसके बारे में पहले क्यों नहीं सोचा। जिन चीजों को आसानी से पाया जा सकता है उन चीजों को आसानी से खोया भी जा सकता है। आखिर मैंने यह क्यों सोचा कि यह योग्यता जीवन भर रहेगी। इसके अलावा गेटों के ट्रेंड्स को देखा जाए तो म्यूटेशंस एकदम से हो रही हैं, तो फिर यो हमें ऐसे भविष्य के लिए तैयार कर सकता है जहां हम अपनी स्किल्स का इस्तेमाल इस टग्गियन के अंदर नहीं कर सकते। जहां मैं बिना मेहनत के एक आसान रास्ता खोज रहा था। किम गिरयू आपके पास यह दूरदर्शिता हमेशा से थी। एक मिनट, कहीं यो इसकी वजह से तो नहीं। ऊंचे वेकनिंग के स्तर वाले अपने इंस्टिंक्ट से ही चीजों को पहचान सकते हैं। यो एक एस क्लास के हंटर को देखकर रोंगटे खड़े होने जैसा है। लेकिन किम गिरयू, मुझे लगा कि मैं कल्पना कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे एक मक्खी के अलावा कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। यह सुनकर किम सोचता है कि क्या तुमने अल्फोरी के सबसे बड़े जादूगर से क्या कहा, एक मक्खी? यदि आप अपनी क्षमताओं को नियंत्रित करने के लिए मेहनत करते हैं तो क्या आप अपने मानव को भी छुपा सकते हैं? मैंने अपने जीवन में इतना सटीक नियंत्रण कभी नहीं देखा है। यह सुनकर किम सोचता है कि हालांकि अभी यह सुनकर मुझे बिल्कुल भी खुशी नहीं हो रही है, लेकिन वेकनिंग लेवल्स वास्तव में माना की मात्रा का समान है। खैर अभी के लिए यही बोल देता हूँ। फिर किम मुझसे बोलता है कि खैर मोटे तौर पर हाँ। फिर अगले दिन हमें उन दोनों को एक रेस्टोरेंट में दिखाया जाता है, जहाँ योन बोलता है कि अगर आपको आज भी किसी चीज की जरूरत होगी तो मुझे फोन कर लेना। इस पर किम बोलता है लेकिन क्यों, तुमने तो पहले ही अपना कर चुका दिया है। इस पर योन बोलता है कि मैं आपके साथ रहकर कुछ चीजें सीख सकता हूँ। असल में एक दुर्घटना के कारण मेरी टीम पूरी तरह से बिगड़ गई थी और मुझे अवेकन हुए अभी बस 6 ही महीने हुए हैं। अनुभव की कमी होने के कारण अकेले काम करना काफी ज्यादा खतरनाक है और दोबारा टीम बनाना, खैर आप जानते ही हैं ये कैसा है। ये सब कुछ सुनकर किम सोचता है कि शायद ये ऐसा इसलिए कह रहा है क्योंकि ये अभी भी एक साथी द्वारा विश्वासघात किए जाने पर चोटिल है। मैं भी ऐसा ही महसूस करता। फिर किम योन से बोलता है कि खैर अगर तुम मेरी मदद करना चाहती हो तो इसके लिए मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन ये मत सोचना कि जब भी तुम किसी खतरे में पड़ोगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम्हें अपने आप को खुद बचाना होगा, मेरे पास तुम्हें बचाने के लिए क्षमताएं नहीं हैं।
अगर हम दोनों साथ में लड़ेंगे तो मैं हार जाऊंगा, क्योंकि मैं उतना ही कमजोर हूँ। जहाँ तक गोलम गणना के बारे में प्रश्न है, तुम्हारी प्रतिक्रिया थोड़ी। खैर, समस्या यह थी कि तुम बहुत जल्दबाजी में थे। ये सुनकर योन सोचता है कि किम किरियो तो बहुत ही ज्यादा विनम्र है। फिर योन किम से बोलता है कि क्या आप मेरे लिए चिंता कर रहे हैं कि अगर कहीं मैंने अपनी सुरक्षा नीचे कर दी तो मुझे चोट लगेगी। अच्छा, वैसे आपकी उम्र कितनी है? इस पर किम बोलता है, ओ तो तुम मेरी उम्र जानना चाहते हो? योन बोलता है, हाँ, उदाहरण के तौर पर जैसे कि मैं 22 साल का हूँ। फिर तभी किम मन में सोचता है कि एक मिनट, किम किरियो की उम्र कितनी है? फिर किम बोलता है कि अरे हाँ, मैं भूल ही गया था। चलो हम अपने फोन नंबर की एक्सचेंज कर लें। ऐसा कहकर किम अपना पर्स निकालता है और योन को दिखा देता है। योन उसका कार्ड पढ़कर बोलता है कि ये क्या, 24 साल? हम दोनों के बीच बस 2 साल का अंतर है। यह सुनकर किम बोलता है कि वो अच्छा, तो मैं 24 साल का हूँ। यह देखकर योन बोलता है कि अरे, मेरा वैसा कहने का मतलब नहीं था। मैं बस ये कह रहा था कि आप बहुत ही ज्यादा शांत और मैच्योर हैं। फिर किम अपने मन में सोचता है कि मेरे पास कॉलेज की कोई यादें नहीं हैं और मेरे सभी फोन कॉन्टैक्ट्स पूरी तरह से खाली थे। आखिर यह किम किरियो है क्या? आखिर इसने किस तरह की जिंदगी जी है? फिर दूसरी तरफ हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि टीवी देख रहा होता है। टीवी पे खबर चल रही होती है कि देश भर में गेट म्यूटेशन की संख्या बढ़ रही है। एसोसिएशन ने कहा है कि अब इसके पीछे का कारण पता नहीं चला है, और यहाँ तक कि उस तर्क के असेसर्स भी इस बात का निर्धारित कारण नहीं बता पा रहे हैं, जिसके कारण नागरिकों की चिंताएं बढ़ रही हैं। असल में दोस्तों, ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि एस रैंक का हंटर कैंग चैंग होता है। फिर अगले दिन फिर से हमें हिम को दिखाया जाता है, जो कि एक गेट के पास खड़ा होकर सोचता है कि पिछली रात मुझे योन से एक मैसेज आया था कि क्या कल आप कुछ अच्छा देखना चाहेंगे। मुझे एक गेट में प्रवेश मिला है, जिसके लिए मैंने हाँ कर दिया था, क्योंकि मैं ऐसी चीज के लिए मना क्यों करूंगा, जो कि काफी ज्यादा कूल दिखती है। जब भी कोरिया में एक नया गेट खुलता है, वहां जाने से प्रतिबंध लगा दिया जाता है और एक जांच दल भेज दिया जाता है। जब एसोसिएशन की जांच पूरी हो जाती है तो गेट को खोल दिया जाता है, और आज इसे खोलने का दिन है। एक ऐसी अफवाह है कि इस नए गेट के अंदर एक अपरिचित पौधा पाया गया है। शायद वो अज्ञात पौधा मेरे जादू को वापस पाने की चाबी हो सकती है। मुझे बस प्रवेश द्वार पर इस पहुंचे की जांच करनी है और यहाँ से निकलना है। फिर किम योन से पूछता है कि यहाँ तो बहुत ही ज्यादा लोग हैं, क्या ये सभी इसके अंदर जाएंगे? इस पर योन बोलता है कि अरे नहीं नहीं, यहाँ ज्यादातर दर्शक और पत्रकार हैं, लेकिन मैंने जितना सोचा था यहाँ उससे काफी ज्यादा लोग हैं। तभी उनके पीछे से एक सुपरकार गुजरती है। किम का ध्यान उस सुपरकार पर चला जाता है, लेकिन तभी वो सुपरकार उनके सामने रुक जाती है और उसके अंदर से एक आदमी निकल आता है। ये आदमी कोई और नहीं बल्कि वही एस रैंक हंटर कैंग चैंग था। उसे देखकर किम बोलता है कि ये कौन है? इस पर योन उसे बताता है कि यह एस रैंक का हंटर कैंग चैंग है। यह सुनकर किम सोचता है कि एस रैंक कोरिया के 3 में से एक, इसका माना तो बहुत ही स्थिर है। यह पक्का पृथ्वी पर एक रेयर टैलेंट है। तभी कैंग को कुछ महसूस होता है और वो सीधा किम की ओर देखता है। उसे देखकर किम बोलता है कि क्या इसकी आंखें कुछ अलग नहीं हैं? योन उसे बताता है कि मैंने सुना है कि यह एक ड्रैगन की आंखें हैं। असल में यह काफी ज्यादा रेयर चीज है। लेकिन एक मिनट, ये हमारी तरफ क्यों आ रहा है? कैंग सीधा उनके पास आकर किम से पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है? किम सीधा उसकी आंखों में देखकर बोलता है कि किम किरियो। फिर कैंग उसे बोलता है कि तुम्हारी हंटर रैंक कितनी है? ये सुनकर योन उससे कुछ बोलने वाला होता है, लेकिन तभी कैंग बोलता है कि मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ। फिर किम उसे बताता है कि मेरी हंटर रैंक एफ है। यह सुनकर कैंग हंसता है और कहता है कि ओह, क्या सच में? क्या यह सच है? फिर किम सोचता है कि कहीं इसने किम किरियो के शरीर में माना को महसूस तो नहीं किया। माना एकमात्र शक्ति उत्पादन अंग है। अगर तुम्हारा रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरा शुद्ध है तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारी माना की मात्रा कम हो जाएगी। कैंग चैंग की क्षमता वाला जादूगर किसी व्यक्ति की क्षमता को कमजोर संकेत में भी पहचान सकता है। फिर किम कैंग से बोलता है कि अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं तो मैं तुम्हें अपनी हंटर आईडी बता सकता हूँ। फिर कैंग बोलता है कि किसी व्यक्ति के बारे में यह सोचना कि वो सीधा एस रैंक की हंटर की आंखों में देखकर जवाब दे सके, वो सिर्फ एक एफ रैंक है। कैंग कुछ बोलने वाला होता है, लेकिन तभी योन आ जाता है और कहता है कि किरियो, अब समय आ गया है। हम यहाँ बस एक नजर देने के लिए आए थे। क्या हम यहाँ से अब जा सकते हैं? अगर हम अभी यहाँ से नहीं गए तो हम अपॉइंटमेंट के लिए लेट हो जाएंगे। चलो यहाँ से जल्दी चलते हैं। ऐसा कहकर योन उसे अपने साथ ले जाता है और कैंग वहीं रह जाता है। फिर योन किम से बोलता है कि तुम्हें सच में नहीं पता कि कैंग चैंग कौन है? कि तुम अभी अभी यहाँ आए हो? किम बोलता है, हाँ, मैं काफी देर के लिए बाहर था।
मैं ऐसा नहीं कहना चाहता कि मैं किसी की बुराई कर रहा हूँ, लेकिन उस हंटर की अच्छी प्रतिष्ठा भी नहीं है। उसके पास हमले के एक रिकॉर्ड है। कोई भी व्यक्ति एक ऐसे रंग के अपराधी के साथ गेट में प्रवेश नहीं करना चाहता। यह सुनकर किम बोलता है कि आखिर हुआ क्या था। योन उसे बताता है कि मेरी एक कज़न थी जिसका नाम चोई जिन था। वो ए रैंक में तीसरे स्थान पर थी। उसने कैंग चैंग वाले सेम गेट पर प्रवेश किया था, लेकिन कैंग चैंग ने उस पर ही हमला कर दिया था। मैंने सुना है कि वो सिर्फ मजबूत अवेकनर के साथ ही लड़ाई करता है। यह सुनकर किम सोचता है कि तो यह इसलिए मुझे वहां से भगा कर ले आया कि कहीं वो पागल एस रैंक वाला मेरे साथ कोई गड़बड़ न कर दें। फिर किम बोलता है कि तो ठीक है, फिर हम आज वापिस चलते हैं। हम इस रहस्यमय पौधे की बाद में जांच कर सकते हैं। अच्छा, वैसे योन, थोड़ी देर तुमने पहले कहा था कि कैंग की आंखें कुछ ड्रैगन के प्रकार की आंखें जैसी थी, है ना? तो क्या इसका मतलब यह है कि यह तुम्हारे द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले शील्ड की तरह एक व्यापार के योग्य है? योन बोलता है कि हाँ, जब उसने उसे पहले पाया था तो वो एक छोटे गोले के कार में था। शायद उसने इसका प्रयोग करते समय उसे निगल लिया था। फिर किम उसे पूछता है कि क्या तुम्हारे पास ड्रैगन के फेफड़े हैं? योन बोलता है कि एक मिनट, मुझे चेक करने दो। फिर योन अपने फोन चेक करके बोलता है कि ऐसा लगता है कि इसमें बस लेन देन के ही रिकॉर्ड हैं। अभी के लिए ऐसी कोई भी चीज उपलब्ध नहीं है। लेकिन क्योंकि फेफड़े इतने लोकप्रिय नहीं हैं, शायद वे हमें दिख जाएं। किम उससे पूछता है कि वे लोकप्रिय क्यों नहीं हैं, उनकी कीमत कितनी है। योन उसे बताता है कि आंखों और दिल की तरह वे मानव को बढ़ावा नहीं देते। इसके लीवर की कम से कम दवाई तो बनाई जा सकती है, लेकिन इसके फेफड़ों का कोई प्रभाव नहीं है। अरे ये रहा, और इसकी कीमत भी सभ्य है, बस 2.6 बिलियन वोन। ये सुनकर किम के होश उड़ जाते हैं और वो कहता है कि तुमने क्या कहा, 2.6 बिलियन वोन? फिर किम मन में सोचता है कि मुझे इसकी बातों को सुनना ही नहीं चाहिए था। फिर किम एक टैक्सी में बैठकर वहां से निकल जाता है। टैक्सी में बैठकर वो सोचता है कि कैंग चैंग, मैं जितना इसके बारे में जान रहा हूँ ये उतना ही खतरनाक लग रहा है। यह काफी ज्यादा भयानक है कि उसके जैसा एक व्यक्ति खुलेआम यहाँ घूम रहा है। क्या मुझे उस समय आंख से आंख मिलाने से बचना चाहिए था? क्या होगा अगर उसने मेरे साथ भी कोई गड़बड़ कर दी? क्या यह मेरी जिंदगी का अंत है? किम यह सोच ही रहा होता है, लेकिन जब उसकी गाड़ी के पीछे कैंग की गाड़ी आ जाती है और उसकी टैक्सी को टक्कर मार देती है, जिससे टैक्सी का संतुलन बिगड़ जाता है और वो एक बिल्डिंग से टकरा जाती है। फिर वो ड्राइवर किम से पूछता है कि सर, क्या आप ठीक हैं? किम बोलता है हाँ, मैं ठीक हूँ। फिर वो ड्राइवर बाहर निकलकर उसे गाली देता है और कहता है कि क्या तुम्हें ढंग से चलाना नहीं आता? अभी कभी बाहर निकलो। तभी कैंग चैंग गाड़ी से बाहर निकलता है और कहता है मैं इसके लिए माफी मांगता हूँ। काफी समय हो गया है जब मैंने आखिरी बार गाड़ी चलाई थी, इसलिए मैंने एक्सीलेटर और ब्रेक को एक साथ जोड़ दिया था। कैंग को देखकर किम सोचता है कि कैंग चैंग ये यहाँ क्या कर रहा है। फिर कैंग उसे बोलता है कि किम किरयू फ्रैंक हंटर, मैं यह मामला यह सुलझाना चाहता हूँ कि मुझे तुम्हारा कॉन्टैक्ट मिल सकता है। उसे देखकर किम सोचता है कि क्या यह पागल है? तुम इतने शांत रोड पर इतनी गंदी गाड़ी कैसे चला सकते हो? तभी टैक्सी ड्राइवर भी काम कर बोलता है कि कैंग चैंग हो, क्योंकि अभी एक्सीडेंट हुआ है इसलिए इसको ठीक करने के लिए पैसे लगेंगे। तभी कैंग अपने पैसे निकालता है, उस टैक्सी ड्राइवर को दे देता है। यह देखकर किम सोचता है कि यह कितने का पैसे होंगे। फिर कैंग किम से बोलता है कि अच्छा, वैसे क्या तुम मेरा कॉन्टैक्ट ले सकते हो? मैंने अभी अपना पूरा पैसा खत्म कर दिया है, तो ऐसा लगता है कि तुम्हारे उपचार के लिए मुझे धीरे धीरे पैसे चुकाने पड़ेंगे। यह सुनकर किम सोचता है कि मुझे नहीं पता इसका क्या मतलब है, लेकिन शायद ट्रैफिक एक्सीडेंट ऐसे ही होते हैं, और वैसे भी यह एक नंबर ही है, इससे ज्यादा क्या होगा। फिर किम कैंग के फोन में अपना नंबर डाल देता है। फिर किम कैंग के बारे में सोचता है कि कैंग चैंग हो एक प्रमुख कंपनी के मालिक का एकलौता बेटा। वो चांदी के चम्मच के साथ पैदा हुआ था और एक हंटर बन गया, लेकिन इसने एक गंभीर मामलों का रिकॉर्ड बनाया। उसके पास इतने ज्यादा पैसे होने के कारण यह सोचा गया था कि वो एक अच्छा वकील नियुक्त करेगा और बच निकलेगा, लेकिन उसे जेल की सजा सुनाई गई। ऑनलाइन अनगिनत शख्स मौजूद हैं कि कैंग चैंग हो दूसरों के साथ दुर्व्यवहार करता है, लेकिन इसके साथ एक बड़ा मुद्दा भी था। कुछ वर्ष पहले डंगियों के टूटने की वजह से इसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। और घटना के तुरंत बाद कैंग चोंग हो ने अपने परिवार की कंपनियों से विरासत में मिले सभी शेयर बेच दिए, जिससे उसने अपने परिवार के सभी व्यवसायों को प्रभावी ढंग से समाप्त कर दिया। लोगों ने उसकी अवेकनिंग के स्पष्ट समय को एक बहाने के रूप में इस्तेमाल किया। अफवाह फैलने लग पड़ी कि कैंग चैंग हो ने पैसे के लिए हमले किए हैं, लेकिन फिर भी आज तक यह सच साबित नहीं हुआ है। फिर कैंग किम से बोलता है कि क्या आज भी तुम फिर से उस चूहे की सुरक्षा करने जा रहे थे? ये थोड़ी आश्चर्य की बात है कि तुम्हारा जैसा एक व्यक्ति कुली है। मैं ऐसी काफी ज्यादा नौकरियों को जानता हूँ जिससे तुम्हें इससे काफी ज्यादा बेहतर पैसे मिलेंगे। कि तुम उनके बारे में सुनना चाहते हो?
दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, अगर आप इसका सेकंड पार्ट जल्दी चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखें।